Good morning everyone, welcome back all of you. In this video we are going to discussing मौलिक अधिकार की अगली श्रृंखला। चूँकि मैंने पिछले वीडियो में आपको मौलिक अधिकार के लिए ऑलमोस्ट अनुच्छेद 22 तक जिक्र कर दिया था, आज मैं आगे इस श्रृंखला को बढ़ाऊंगा। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा तो आप मेरे पिछले वीडियो के लिए प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मौलिक अधिकार की अगली श्रृंखला में शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में जिक्र किया गया है। ये जो फॉर्मेट जो आपके सामने दिख रहा है ये मैंने खुद बनाया है और हो सकता है इसमें वर्ड मिस्टेक हो कहीं पर उस पर ध्यान ना देकर आप वीडियो को सुनिए ध्यान से और इसे रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 अनुच्छेद में जिक्र है। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव व्यापार या अथवा किसी भी व्यक्ति को बेकार या बलपूर्वक आप काम नहीं करा सकते हैं, यह गैर कानूनी है। ठीक इसी प्रकार अनुच्छेद 24 में कहा गया कि 14 वर्ष से जो बच्चे कम हैं, जो 14 वर्ष से भी कम उम्र के बच्चे हैं, उसको किसी भी कारखाने में आप या अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 से 28 जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की व्याख्या करता है, जिसमें कहा गया कि किसी भी धर्म से आप आस्था रखते हैं या आस्था नहीं भी रखते हैं तो राज्य आप में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अर्थात भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत यहाँ पर सकारात्मक विभेद नहीं कर सकता है धर्म के मामले में। ध्यान रहे ये बात। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और कोई भी धर्म स्वीकार करने उसका प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन धर्म का प्रचार करने के अधिकार में आपको बलात् धर्म शामिल नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को या किसी भी लड़के या लड़की की शादी की या किसी वजह से आप उसका जबरन धर्म प्रवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये पूरी तरह से संविधान के खिलाफ होगा। और साथ साथ आपको ध्यान रखना होगा कि सिख धर्म के मानने वाले जो लोग हैं उन्हें कृपान धारण करने की क्षमता है, अर्थात उन्हें रखने का अधिकार है। लेकिन बकरी ईद के शुभ अवसर पर आप गौवध को मान्यता प्रदान नहीं कर सकते, यह इस्लाम की अनिवार्यता का हिस्सा नहीं माना गया है। अनुच्छेद 26 जो कि धार्मिक मामलों और संस्थाओं को कैसे प्रबंधित किया जाए, उसकी किस प्रकार से देखरेख हो, इसकी बात करता है। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म के विकास, किसी खास धर्म के विकास या उसके पोषण में जो खर्च होगा उसके लिए कोई कर नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 28 जिसमें कहा गया कि राज्य निधि से जो भी संचालित, राज्य के पैसे से संचालित हो या सब्सटेंशली फंडेड हो शिक्षण संस्थान, उसमें किसी भी प्रकार का धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। और साथ ही साथ राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 29 और 30 जिसमें संस्कृति और शिक्षा अधिकार का जिक्र किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 29 में भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने, उनका मैनेजमेंट करने का अधिकार प्रदान किया गया है। राज्य आर्थिक सहायता देने में ऐसी संस्थाओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अब आते हैं हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में कहा गया है, जिसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि यह संविधान की हृदय है, आत्मा है। अनुच्छेद 32 को सर्वोच्च न्यायालय और 226 के तहत हाईकोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार, अर्थात लेख जारी करने का अधिकार मिला हुआ है, ताकि मूल अधिकारों को हनन हो रहा हो तो उस पर पाबंद लगाया जा सके। राज्य अगर मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, उसमें कटौती कर रहा है, तो आप अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। चलिए मूल अधिकारों से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के रीट्स हैं इसमें हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये समझिए रीट होता क्या है। देखिए संविधान में इस बात का स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि अगर मूल अधिकारों की रक्षा करनी हो तो सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार है। लेकिन ध्यान रहे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर किसी अन्य को रीट जारी करने का अधिकार अब तक तो नहीं दिया गया है, लेकिन पार्लियामेंट अगर चाहे तो ऐसा कर सकती है। किसी विशेष ट्राइब्यूनल को भी रीट जारी करने का अधिकार पार्लियामेंट के द्वारा दिया जा सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग 5 प्रकार के रीट की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का सीधा अर्थ होता है कि प्रेजेंट द बॉडी। न्यायालय पूछती है उस बंदी बनाए जाने वाले अधिकारी से कि आपने जिस व्यक्ति को बंदी बनाया है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर सबसे नज़दीक के न्यायालय में
प्रस्तुत कीजिए ताकि मैं ये जान पाऊँ कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को आखिर वैध रूप से गिरफ्तार किया गया है या अवैध रूप से। अगर वैध रूप से या गिरफ्तार किया गया तो ठीक है, लेकिन अगर अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है तो अगर अनुचित तरीके से बंदी बनाया गया है तो उसको रिहाई देना जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को संबोधित करके जारी की जा सकती है। ध्यान रहे, यह सिर्फ पब्लिक के लिए नहीं है, दिस इज ऑल्सो फॉर प्राइवेट व्यक्ति के लिए भी है। अर्थात आपसे पूछा जा सकता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या केवल सरकारी कर्मियों को ही जारी किया जा सकता है? जी नहीं, यह प्राइवेट को भी जारी किया जाता है, अर्धसैनिक को भी जारी किया जा सकता है। चलिए अगला है परमादेश। ये परमादेश जो है, परमादेश ये आप जान लीजिए, परमादेश का होता है जिसमें कि सार्वजनिक अथवा जो संस्थाओं में बैठे हुए हैं, जो वो अपने कर्तव्यों का पालन ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं अर्थात नहीं कर रहे हैं, या सरकारी संस्थाओं या अधिकांश न्यायालयों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। यह रीट अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने से अगर इनकार कर रहे हैं तो अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए यह परमादेश या मैंडामस जिसको कहते हैं जारी किया जा सकता है। हालांकि परमादेश राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध अपने पद की शक्तियों का प्रयोग हो या उसके कर्तव्य का पालन हो, उनकी शक्तियों के प्रयोग के लिए जारी नहीं किया सकता है कि आखिर वे अपने कर्तव्यों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। तीसरा रीट है उत्प्रेषण। यह देखिए, किसी विवाद को न्यायालय, जो निम्न न्यायालय है, उसे उच्च न्यायालय में भेजे जाने की जारी के लिए किया जाता है कि जो अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रहे हैं, जो उनके अधिकार क्षेत्र में आ ही नहीं रहा है और वो जबरदस्ती उसमें अगर अपना निर्णय सुनाते हैं तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसके लिए एक निर्णय जारी करती है, एक रीट जारी करती है जिसको उत्प्रेषण कहा जाता है। चौथा रीट है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब मना करना। अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अगर ऐसा कुछ कार्य कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है तो उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऐसा उसे करने से रोक सकता है। न्यायालय उसे ऐसा करने के लिए रोकने का कारण बताने के लिए बोल सकता है। यह रीट केवल और केवल न्यायिक पदाधिकारी को ही जारी की सकती है, प्रशासनिक कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं। और पांचवा रीट है जब कोई व्यक्ति किसी सैनिक पद पर या गैर कानूनी तरीके से किसी पद पर, यानी कोई भी सरकारी पद पर बैठ गया है और मनमानी कर रहा है और उस पर बता नहीं रहा उसका रीजन, तो न्यायालय पूछ सकता है कि आप जिस पद पर बैठे हुए हैं आपको किस अधिकार के तहत ये पद मिला हुआ है, इसका कारण क्या है, आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया सकता है। ये था रीट का। अब आते हैं हम लोग कुछ थोड़ी बातें जान ले कि मूल अधिकारों से संबंधित कुछ प्रमुख लैंडमार्क जजमेंट दिया गया है। सबसे पहले गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में, इसमें निर्णय में दिया गया कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन नहीं किया सकता है जिसमें मूल अधिकार भी शामिल है, लेकिन इसमें यह निर्णय लिया गया कि मूल अधिकार में संशोधन नहीं हो सकता है, संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। गोलकनाथ केस 1967 का केस है, लेकिन उसको 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा 1971 है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, कि जिसमें यह कहा गया कि अनुच्छेद 368 की जो प्रक्रिया है, विहित प्रक्रिया, इसमें मूल अधिकार शामिल नहीं होता है। अर्थात इसने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में जो निर्णय दिए गए थे उसको उलट दिया गया। और उसके बाद 1973 में, अब तक भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा लैंडमार्क जो जजमेंट था वो 1973 का जजमेंट था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि संसद को यह अधिकार है कि वो संविधान में किसी भी जगह संशोधन कर सकती है, बशर्ते ये ध्यान रहे कि वह संशोधन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन ना कर रहा हो, बेसिक स्ट्रक्चर में तोड़ मोड़ प्रस्तुत ना कर रहा हो, तो ऐसा किया सकता है। इसी प्रकार 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में लाया गया था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मतलब कुछ विशेष प्रकार के बहुत सारे नए नए प्रावधान जोड़ दिए गए। इंदिरा गांधी का शासन चल रहा था, तरह तरह के मतलब ऐसे ऐसे कानून जोड़े गए जो मतलब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को कमज़ोर कर रहा था और विधायिका और कार्यपालिका की शक्ति को बढ़ा रहा था। एग्जीक्यूटिव इज मोर पावरफुल देन दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटने के लिए लाया गया था 368 के खंड 4 में, और खंड 5 जोड़ दिया गया। और इसमें कहा गया कि अगर 368 के तहत कोई संशोधन होता है तो उसका जो प्रावधान है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया सकता है। लेकिन फाइनली 42वां संविधान संशोधन 1980 जो 1976 था उसको 1944 में, मतलब 44वां संविधान संशोधन 1978 में उसको पलट दिया जाता है। फिर आता है 1980 में मिनर्वा मिल्स केस। इस केस में संविधान के आधारभूत लक्षणों का दायित्व, उसकी रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 368 के तहत अगर संविधान के किसी अंग में संशोधन हो रहा है, अगर वो क्या रीजनेबल है, फेयर है, जस्ट है कि नहीं है, संविधान के अनुसार है कि नहीं, इसका जांच करने के लिए, अर्थात
इसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, वो हमेशा दरवाज़ा खुला रहेगा। तो इस प्रकार इस वीडियो में मैंने मौलिक अधिकार की श्रृंखला को समाप्त कर दिया और हम लोग अब पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में है। 16 अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत संविधान का दर्शन है, जो बताता कि भारत का संविधान जो है वो चाहता क्या है, उसकी आत्मा क्या है। उसकी आत्मा नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान निर्माताओं ने इसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया और आयरलैंड के संविधान ने इसे स्पेन से ग्रहण किया। भारतीय संविधान में इसे शामिल करने की सिफारिश तेज बहादुर सप्रू समिति ने की थी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे एक अनोखी विशेषता वाला कहा था। नीति निर्देशक तत्व समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदार बौद्धिक सिद्धांतों का पालन करते हैं। बहुत से ऐसे अनुच्छेद है जिसमें नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं है, फिर भी वो नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि वो नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। अनुच्छेद 36 से 37 में, अनुच्छेद 36 में राज्य जो शब्द है व्हाट इज स्टेट, इसको परिभाषित किया गया है। और अनुच्छेद 37 में, यहाँ 37 है, 35 नहीं, 37 के तहत यह बताया गया है कि देश के शासन में जो मूल आधार है उसमें विधि बनाने के सिद्धांतों को लागू करते समय राज्य का कर्तव्य होगा कि वो ध्यान में रखे कि DPSP को लागू करना भी है। अनुच्छेद 38 जो राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा, उसकी वृद्धि के लिए, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काम करेगा। उसी प्रकार अनुच्छेद 39 राज्य इस प्रकार संचालन करेगा कि सभी पुरुष और स्त्रियों को जीविका के लिए पर्याप्त साधन मिल पाए, भौतिक संपत्ति पर सामूहिक हित हो, न कि धन का संकेंद्रण हो जाए, मुट्ठी भर लोगों के पास ही धन हो जाए, ऐसा ना हो, बालकों का शोषण ना हो। अनुच्छेद 39 का एक कहता है कि राज्य यह सुनिश्चित करे कि न्याय समान अवसर के आधार पर मिले, सुलभ हो, सस्ता हो, घर के दरवाजे तक हो, बहुत निःशुल्क हो, और हो सके अगर गरीब से गरीब व्यक्ति तक न्याय पहुंच पाए, इसकी कोशिश की जाए। राज्य या 39 का ए में कहा गया है। और 40 जो कि हमारे महात्मा गांधी का एक सपना था कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों को स्थानीय रूप से संगठित करेगा, जिसके बारे में आप अगले किसी वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा आपको। 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, किस प्रकार से स्थानीय शासन चुनाव होता है, उसे क्या लैंडमार्क सुधार हुए हैं, उसमें क्या कमियां हैं, एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो अबाउट समथिंग दैट, डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। अनुच्छेद 41 के बारे में कहा जाए तो राज्य जो है शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, अशक्तता इत्यादि में लोगों की सहायता करेगा, यह राज्य का कर्तव्य है। और फाइनली अगर देखा जाए तो 42 में कहा गया है कि ऐसा कोशिश हो कि न्याय संगत मानव हित की सुनिश्चित हो, मानव हित आगे बढ़े। 46 में नहीं बल्कि 43 में राज्य जनता के लिए काम, मजदूरी, अच्छा अवकाश, अच्छा जीवन, सामाजिक सुरक्षा, सांस्कृतिक का अवसर मिले। 43 का ए में राज्य किसी भी प्रकार से किसी भी उद्योग में लगे हुए जो उपकरण हैं, उसको संस्थाएं हैं, उसके संगठन के प्रबंधन में कामगारों की भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। 44 में कहा गया कि समस्त राज्य क्षेत्र में भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास किया जाएगा, जिसकी कोशिश BJP के द्वारा लगातार की जा रही है। और हो सकता है कि आने वाले कुछ साल में जिस प्रकार से अनुच्छेद 370 को रिवॉक कर दिया गया, राम मंदिर बना दिया गया, उसी प्रकार से अब BJP का कंप्लीट ध्यान आर्टिकल 44 पे है कि किस प्रकार पूरे भारत में समान सिविल संहिता लागू किया जाए। 45 में कहा गया है कि जब संविधान लागू हुआ था तो उसके शुरुआत के 10 वर्ष में राज्य की ये कोशिश होगी कि 0 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाए। हालांकि अब इसको आर्टिकल 21 में जोड़ दिया गया है, जिसका जिक्र आप अगले चलकर किसी वीडियो में पढ़ लें। और 46 अनुच्छेद राज्य कमजोर वर्ग, खास करके अनुसूचित जनजाति जाति की शिक्षा और उसकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखेगा और उसका प्रयास करेगा कि उसका उन्नति हो। 47 कहता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार हो, मादक द्रव्य, दारू, हानिकारक औषधि इत्यादि पर रोक लगे। अनुच्छेद 48 राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति से करने का प्रयास करेगा, दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार करने में उचित कदम उठाएगा। अनुच्छेद यहाँ पर 48 होगा क्योंकि मिस्टेक हुआ है प्रिंटिंग में मेरे द्वारा, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। अनुच्छेद 48 राज्य देश के पर्यावरण में सुधार करने, वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। और अनुच्छेद 49 जो है जितने भी ऐतिहासिक राष्ट्र महत्व के स्मारक है जैसे ताजमहल है, लाल किला है इत्यादि है, उनकी सुरक्षा हो, उनका देखरेख हो, उनमें बेहतरी बन रहे।
और अनुच्छेद 50 राज्य जो है वो राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक रखने का हमेशा प्रयास करेगा। हालांकि देखा गया है आजकल न्यायपालिका जो है कार्यपालिका के कामों में हस्तक्षेप कर रही है, कार्यपालिका न्यायपालिका के कामों में हस्तक्षेप कर रही है। ये जो एक तरह से जो गड़बड़ी पैदा हुई है उसको मतलब कंट्रोल करने के लिए अनुच्छेद 50 बोलता है, लेकिन इसकी कोशिश जारी रहती है हमेशा। और फाइनली अनुच्छेद 51 जो है वो शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति, उसको सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच सम्मान की बात करना, किसी भी प्रकार का जो कन्फ्लिक्ट होता है राष्ट्रों के बीच उसको मतलब मिलजुल के अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन के माध्यम से सुधारने की कोशिश की जाएगी। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा DPSP तत्व को जोड़ा गया। ये थोड़ा सा लगता है, आई थिंक यू हैव टू बी 42वां संविधान संशोधन, चूँकि 44वां नहीं बल्कि 42वां होगा, जिसमें कि स्वर्ण सिंह समिति कमेटी बनाई गई थी और इसको जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन के बारे में मैंने बताया था कि 2002 में ये लाया गया था और इसमें जो अनुच्छेद 45 है उसको अब बदल कर अब उसको मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया है। तो इस वीडियो में मैंने बहुत कोशिश की है किसी तरह से सुधार हो, और आने वाले वीडियो में मैं और भी इस तरह की श्रृंखला लाऊंगा। कुछ इसमें अगर सुधार हो तो आप मेरे तरफ से अपने तरफ से फीडबैक दीजिए मुझे, मेरी तरफ से कोशिश जारी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।